ओके। आज हमको थर्ड मेथड करना है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का। पहले हमने स्कैटर डायग्राम किया था विच वाज ग्राफिकल मेथड। फिर हमने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किया, उसमें दो केसेस किए थे, दो फॉर्मूलाज किए थे। ठीक है, अब ये थर्ड मेथड है स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला है, बस इसमें क्या, अगर हम इसको रो बोलते हैं, ठीक है, कई बुक्स में आपको स्पियर्समैन के नाम से मिलेगा या फिर स्पियर्समैन रो कॉफिशिएंट के नाम से मिलेगा। तो इसी चीज को रो बोलते हैं। इसको डिनोट हम स्पियर्समैन में कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर के से। ठीक है, अपनी बुक में पी से डिनोट किया हुआ है, तो पी मान के चल सकते हैं। पी भी लिखते हैं कई जगह पे, या फिर आर के भी लिखते हैं कई जगह पे। ठीक है, अभी इस मेथड में हमको क्या करना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है बस। ये तो इस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन, इन्होंने ये मेथड दिया था। ठीक है, चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन, इनके नाम से ही मेथड है फेमस। कब दिया था? 1904 में दिया था। अभी बेसिकली इसमें ओके, हाँ, तो ये चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन, ही वॉज द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये हमको मेथड दिया था। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड जो भी हमारे पास डेटा होता है, वेरियस आइटम्स मींस डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम रैंक्स असाइन करते हैं। ठीक है, वो डेटा को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी रिसर्चर ने डिसाइड किया है कैरेक्टरिस्टिक या बेसिस जिसकी जिसके ऊपर हम उन डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर रैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम उसका कोरिलेशन फाइंड करते हैं। मतलब कितना वो डेटा जो हमने डेटा सेट्स को रैंक्स में कन्वर्ट किया है, वो दोनों आपस में कितने रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, अगर हम इसको रैंक्स में यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, अपना नॉमिनल स्केल या फिर ऑर्डिनल स्केल हो गया। सो बेसिकली हम लोग ज्यादातर जो रैंक स्पियर्समैन मेथड है वो ऑर्डिनल स्केल या नॉमिनल स्केल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरवल या रेशियो स्केल है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम प्रोडक्ट मोमेंट ही यूज करें। अभी फॉर्मूला देख लेते हैं। आर के या पी इज इक्वल टू 1 - 6 है ये। समेशन ऑफ डी स्क्वायर मैं बता देती हूँ क्या है। डिवीजन में एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि दो डेटा सेट है हमारे पास, इसीलिए पेयर बोल दिया। ठीक है, अभी मैं डी बता देती हूँ क्या है। जो दो रैंक्स है, जैसे ये डेटा 1 है सपोजिटली, ठीक है, ये डेटा 2 है, आपने इसमें कुछ रैंक्स दिए, सब डेटा को इसमें कुछ रैंक्स दिए। तो ये जो फर्स्ट पेयर है रैंक, जिसका रैंक 1 है, ठीक है, या जैसे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी हम अरेंज करेंगे, तो ये जो फर्स्ट पेयर है रैंक जिसको हमने दिए हैं, उसका जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज का, मतलब D2 - D1, मतलब मॉड्यूलस में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, उसका डिफरेंस इज डिनोटेड एज डी। ठीक है, कैपिटल डी या स्मॉल डी, जैसे भी आप डिनोट करो, उसी का समेशन हमको लेना है और डिवाइड बाय एन कर देना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अभी इसको करके देख लेते हैं हम लोग। अभी इसमें हमको दो दो तीन केसेस करने हैं। एक जिसमें एक केस होता है जिसमें हमको ऑलरेडी रैंक गिवन है, ठीक है, हमको डेटा नहीं दिया हुआ है, हमको रैंक्स ही दिए हुए हैं सीधा। तो बहुत इजी है, दोनों रैंक्स को माइनस करो, फॉर्मूला लगा दो, छोटे वाले डी या बड़े डी जैसे भी डिनोट करो आप। ठीक है, सेकंड केस है, हमको डेटा गिवन है, हमने उसको रैंक्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने कोरिलेशन फाइंड किया। ठीक है, थर्ड केस हम ये करेंगे जब हमको रैंक्स गिवन है बट इक्वल है, या फिर हमको जब हमने डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट किया तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स का रैंक्स इक्वल आ रहा है, तो तब क्या करेंगे, वो एक केस करना है हमको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? शुरू करें सम करना सीधा। यस दी। बुक में भी यही सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला हमारी बुक में पी से डिनोट किया, आर के लिखो या पी लिखो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा, तो पी मान के चलते हैं हम लोग क्योंकि हमारी बुक में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे स्मॉल डी लिया हुआ है उन्होंने, सम ऑफ द डिफरेंस स्क्वायर। ठीक है, जो भी डिफरेंस निकालेंगे रैंक्स का, उसका स्क्वायर करो, फिर उसका समेशन लो और फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, साथ साथ करते हैं यार। बुक्स में बहुत सारी चीजें गलत भी दी होती हैं,
तो साथ साथ करते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेथड भी क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल? नोट्स वाला यस नोटबुक जैसा स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, हम्म, अभी मैंने ये बुक का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। अभी इसमें देखो n कितना है, n कितना हुआ इस केस में? 10। वेरी गुड। तो अभी हमको ये डेटा दिया हुआ है, अभी ऑलरेडी जो हमको गिवन है वो इतना ही है एग्जाम में। अभी हमको बोल दिया है कि स्पियर्समैन रो कोफिशिएंट फाइंड करके दो, विच इज आर के या पी। ठीक है, अभी मेरे को डेटा 1 दिया हुआ है, डेटा 2 दिया हुआ है। तो मेरा सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, रैंक्स में कैसे करूंगी कन्वर्ट? या तो आप जो सबसे छोटा है उसको फर्स्ट नंबर दे दो, जैसा भी तुमको मन हो वैसा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, जो सबसे छोटा वाला है उसको फर्स्ट रैंक देती हूँ, और फिर जो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर्स आते रहेंगे उनको अकॉर्डिंगली रैंक्स देती रहूंगी। तो मैं फर्स्ट कॉलम बना रही हूँ ये वाले के लिए, R1 फॉर डेटा 1। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है इसका, तो ये अगर देखो तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस पूरे डेटा में? 22, 21 है सबसे छोटा, तो मैं इसको दे दूंगी रैंक 1। ठीक है, इससे ऊपर 22, तो मैं इसको रैंक दे देती हूँ 2। एक सेकंड, थोड़ा अलाइनमेंट सही कर लूँ वरना अपना प्रॉब्लम हो जाएगा आंसर लिखते रखते। चलो एनीवेज, दिख रहा है सबको? यस दी। ठीक है, उसके बाद 22 हो गया, उसके बाद 23, इसको 3 नंबर दे सकती हूँ रैंक थर्ड। 23 के ऊपर 25, उसको रैंक 4 दे सकती हूँ। फिर 25 के बाद 35, उसके बाद 32। 30, हाँ दे 32 है नीचे 9th पे। 6, फिर 7। 33 है। ठीक है, उसके बाद 33। 8, 9, और ये 65 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? इसको मैंने दे दिया 10। तो पूरे हो गए, जितने एन थे उतने रैंक्स आ गए हमारे पास। डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अभी डेटा 2 के लिए कर लेते हैं सेम चीज हम लोग। मेरे को लाइन नहीं बनानी आ रही सीधी। ठीक है, anyways, ये रैंक 2 फॉर डेटा 2। ठीक है, ये वाले नंबर्स देखने हैं हमको अब। फर्स्ट किसको दूंगी? 20 को, फिर उसके बाद आई थिंक 21, 2, 3, 25। फिर उसके बाद 29 को 4, फिर उसके बाद 30th, उसके बाद 31, 32, फिर 33, 9, 10। सही है, सबका मैच हो रहा है। यस दी। ठीक है, अभी मेरे को थर्ड कॉलम बनाना है। चलो अभी मेरे को डिफरेंस निकालना है। मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, रैंक्स बना लिए। अभी मेरे को क्या करना है? डी फाइंड करना है। डी क्या होता है? R1 R2 जो भी माइनस करो, R2 माइनस R1 करो, R1 माइनस R2 करो, कुछ भी करो, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो बेसिकली इन दो कॉलम्स को मुझे माइनस करना है अभी। ठीक है, तो 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0,
7 माइनस 5 2, 5 माइनस 6 -1 आएगा, बट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। 3 2 0, डी सबका मैच कर रहा है। हाँ ये चलो अभी हमको लास्ट कॉलम में फाइंड करना है डी स्क्वायर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है। तो 0 0 0 0 0 4 1 9 4 0, ठीक है। अभी हमारे फॉर्मूले में आता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर, मतलब ये वाले कॉलम का स्क्वायर करना, एडिशन करना है हमको। तो आ जाएगा 4 + 1 5 + 9 14 18 आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ काम नहीं है हमारा, अभी हमको बस फॉर्मूला ही लगा देना है। फॉर्मूला क्या था? 1 E equals to 6 1 minus summation of 6 into summation of d square divide by n cube minus n, या फिर हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं n बाहर निकाल लूं कॉमन, तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर - 1, है ना। सेम ही फॉर्मूला है, बस वैल्यूज डाल देते हैं अभी हम। e इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, कोई बोलना चाहता है कुछ? एनीवेज ठीक है, फॉर्मूला डाल देते हैं। 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आया था, 18, डिवाइड बाय, अगर मैं ये फॉर्मूला डालूं 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल क्लियर? बताओ। p इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 108 108। ये हो जाएगा 10 100 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - 108 अंदर 99 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 990, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 108 डिवाइड बाय 990 कितना आ रहा है, 0.11, ठीक है। अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 0.11 गिव्स 0.89, तो मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया 0.89, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, यही है स्पियर्समैन कोएफिशिएंट। दोनों डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट कर दो, उन दोनों का रैंक्स का डिफरेंस निकाल दो, स्क्वायर कर दो और ये फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यार? क्लियर है ये मेथड? हाँ यस दी ठीक है। क्लियर है। अभी इसमें केस 2 जो हमारी बुक में लिया हुआ है एक और, अभी देखो तुमको डायरेक्ट रैंक्स दिए होंगे तो कुछ भी नहीं करना, सीधा डिफरेंस फाइंड करना है और फॉर्मूला में लगा देना है। डेटा दिया हुआ है तुमको तो रैंक्स में कन्वर्ट करो, फिर मिस एक्सक्यूज मिस, बोलो बोलो। ये आपने डी कैसा निकाला, डी स्क्वायर इसका एक ये डी है ना, रैंक, दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकालना है। ये रैंक 1 और ये R2, ये दोनों निकाले ना जो हमने, इन दोनों का डिफरेंस ये है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ डी, स्मॉल डी, फिर उसका स्मॉल मैंने डी स्क्वायर, स्मॉल डी इज डी का स्क्वायर। ओके ओके ओके, R1 - R2, उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए वो मोड के अंदर है। डी इज इक्वल टू, ओके। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया मेथड 1 हमारा, जब हमें रैंक्स दिए हुए हैं, कोई भी रेपिटेशन ऑफ रैंक्स नहीं है। अभी मेथड 2 करना है विद टाइड रैंक्स। टाइड रैंक्स मतलब कि दो रैंक्स के बीच में टाई हो रहा है, किसको कौन सा रैंक देना है। मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोजिटली ये डेटा 1 लिया आपने, अभी आपने रैंक्स देना शुरू किया, ठीक है। आपने देखा अच्छा सबसे छोटा 21 है, इसको 1 दिया, फिर 21 से ऊपर क्या है, 22 नहीं 23 है, तो 23 क्या आ रहा है, दो वैल्यूज आ रही हैं। अभी किसको सेकंड दोगे, किसको थर्ड दोगे, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये प्रॉब्लम का, इसका एवरेज फाइंड कर लो। अगर मैं इसको सेकंड देती और इसको थर्ड देती,
तो इन दोनों रैंक्स का एवरेज क्या आता है, रैंक एवरेज ऑफ रैंक्स, ठीक है। तो इन दोनों रैंक्स का एवरेज क्या होता है, 2 + 3 / 2 विच इज 5/2 विच इज 2.5। तो मैं 2.5 दे दूंगी दोनों को रैंक, ठीक है। अब मेरा 1 2 3 तो कंज्यूम हो गया, 4 पे चलते हैं अभी। 4 क्या आ जाएगा, ये दोनों, फिर सेम कंफ्यूजन, इसको 4 देना था मेरे को, इसको 5 देना है, सपोजिटली मान लेती हूँ। तो अब ये दोनों रैंक्स का एवरेज लेंगे हम। ये दोनों रैंक्स का एवरेज क्या होगा, 4 + 5 / 2 विच इज 9/2 विच इज 4.5। तो मैं रैंक्स क्या दूंगी दोनों को, 4.5 4.5। फिर आगे अपना आगे बढ़ती हूँ, 25 से और ऊपर कितने हैं, 30, ठीक है। 5 तो कंज्यूम हो गया, 4 और 5 यहाँ पे मेरा, तो 32 को तो क्या दूंगी मैं, 6th रैंक, एंड सो ऑन, मैं ऐसे करती रहूंगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारे रैंक्स टाई हो रहे हैं, सपोजिटली 23 2 बार आ गया, या सपोजिटली 3 बार भी आ जाता मेरा, यहाँ पे आ जाता 23 23 23, तो मैं क्या करती, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, और इसका एवरेज फाइंड कर लिया। तो एवरेज क्या हो जाता है, 2 3 + 4 / 3, 5 + 4 / 3, 9/3, तो आ जाता 3। तो मैं सबको क्या रैंक दे देती, 3 3 3, और फिर मेरा 3 2nd 3rd 4th यहाँ कंज्यूम हो जाते रैंक्स, तो मैं 5th से आगे ऑनवर्ड्स चालू करती। इतना क्लियर है सबको? यस बस एक बार ठीक। रैंक्स आ गए, उसके बाद तो डिफरेंस ही लेना है, आगे का सम बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सेम है, इतना ही है, ठीक है। ठीक है, बस ये ओके, चैप्टर बस हाँ जी, बस ये इतना ही सेम, था। हाँ इतना ही है इसमें, सेकंड मेथड में इतना ही है, कुछ नहीं है, बस ओके, रैंक्स टाई हो रहे हैं, तो तुमको क्या करना है बेसिकली, कुछ नहीं, वो ओके, दोनों रैंक्स का एवरेज लेना है और रैंक्स में डाल देना है, बाकी का आगे का काम बिल्कुल सेम है। दोनों रैंक्स के डिफरेंस फाइंड करो, d² करो और फॉर्मूले में डाल दो, सेम फॉर्मूला, ठीक है। इतना क्लियर है? या यस ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम यूनिट 8 पे चलते हैं। अभी हमको पढ़ना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके जो स्पेल्समैन रो कोफिशिएंट है, मैंने ऑलरेडी PDF शेयर किया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यार कोई तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है बार बार। ओके, किसी को आइडिया है व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी आइडिया हो क्या होता है, एनी आइडिया? ओके, एनीवेज बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग पूरा अपना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की समझ होगी तभी हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर पाएंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, बेसिकली जब हम लोग फ्रीक्वेंसीज वर्सेस स्कोर्स को प्लॉट करते हैं तो हमारा एक ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, विच इज मिरर इमेज। तो जो इमेज लेफ्ट पे है वही राइट पे है, तो इसको मैं बोलती हूँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी फिर इसमें कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस उसकी वो, फिर हम जेड स्कोर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड स्कोर्स डिफाइंड होते हैं, स्केल्स डिफाइंड होते हैं, जिसके अगेंस्ट हम डेटा को कंपेयर करते हैं, अपने जो भी रिसर्चर ने डेटा फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अभी उसको कुछ भी अपना कंपेयर करना है वो डेटा को, तो वो किससे करेगा, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड हमारे पास टेबल्स होते हैं, वन ऑफ देम इज जेड स्कोर्स, उसके साथ वो अपने डेटा को कंपेयर करता है, ये सेट स्टैंडर्ड्स टाइप हो जाता है, और उसके बेसिस पे जब वो कंपेयर करता है फिर आगे के अपने डिसीजंस लेता है। ये चैप्टर इज बेसिकली काइंड ऑफ शिफ्ट, हमने अभी तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था सारा, ठीक है। अभी ये चैप्टर इसलिए इन्होंने डाला है क्योंकि हमको BPCC 108 जो कि सेकेंड ईयर में है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों का आइडिया होगा
तो अभी हम वो शिफ्ट ले सकते हैं, मतलब वो समझने के लिए कि डिस्क्रिप्टिव से इन्फरेंशियल का क्या कनेक्शन है। ठीक है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी है दिस चैप्टर, जो हम लोग बीपीसीसी 108 में यूज करने वाले हैं मेनली। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Let us understand the main concept of this unit, that is normal probability curve with an example. Suppose we take variables like height, weight, or psychological variables like intelligence or emotional intelligence, and we measure the same across a large population. Large population मतलब जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा टारगेट है, जिसके ऊपर भी मैं अपना कुछ भी रिसर्च, सपोजिटली मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि दिल्ली में आईक्यू कितना है, एवरेज आईक्यू कितना है लोगों का, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस पे भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्चर जिस भी एरिया में वर्क करना चाहता है। ठीक है, वी आर लाइकली टू ऑब्टेन अ ग्राफ विच विल इंडिकेट दैट द मैक्सिमम स्कोर्स लाई इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सपोजिटली मैं फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना शुरू करूं, तो मैं बोलूंगी अच्छा कि आईक्यू मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जो भी लोगों के हैं आईक्यू को प्लॉट करना लगा, जो भी मेरे पास डाटा है, तो मैं वो बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है कि मैक्सिमम स्कोर्स मिडल में लाई करते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर्स कुछ आपके यहाँ पे लाई कर रहे होंगे बीच में, एंड लोअर स्कोर्स एट द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, ये वाला जहाँ पे अपना आईक्यू का सब खत्म हो रहा है और आईक्यू का सब शुरू हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट आईक्यू एंड लोएस्ट आईक्यू वो हो जाएंगे मेरे एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे सबसे कम एफ मतलब उतने ही कम डेटा पॉइंट्स है, उतने ही कम लोग हैं जिनका एकदम ही लो आईक्यू है, या फिर बहुत ही कम लोग हैं जिनका बहुत ही हाई आईक्यू है। तो जो लोअर स्कोर्स होंगे वो एक्सट्रीम पे लाई करेंगे। विद रिगार्ड टू हाइट, फॉर एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देयर विल बी मोर पर्सन्स विद एवरेज हाइट एंड फ्यू पर्सन्स हु आर टॉलर एंड शॉर्टर एज कंपेयर टू द एवरेज हाइट। तो वो बोल रहे हैं कि चलो हाइट ले लो, यहाँ पे एवरेज मेजोरिटी ऑफ द लोग एवरेज वाले यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे, और बहुत ज्यादा टॉल होंगे जो वो यहाँ एक्सट्रीम पे लाइक कर होंगे, या बहुत ही शॉर्ट होंगे वो दूसरे एक्सट्रीम पे लाइक कर रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एवरेज हाइट होगी वो मेजोरिटी पॉपुलेशन को कवर करेगी, एंड जो एक्सट्रीम या फिर अनयूजुअल हाइट होगी, जैसे बहुत ही हाई टॉल या बहुत ही शॉर्ट, वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होंगे, वैसे लोग बहुत कम होंगे, ये कहना चाहते हैं वो। ठीक है, and when the data is plotted on a graph we will get a normal curve as seen in figure 8.1। वो मैं दिखा देती हूँ, ये है। तो हम जब डेटा को प्लॉट करेंगे मेजॉरिटी हमारा जो है मिडल में लाई कर रहा होगा, और बहुत कम लोग होंगे जो मेरे एक्सट्रीम्स पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, यही है नॉर्मल कर्व। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया। In the previous unit, we discussed about the concepts of statistics, data organization, graphical representation, measures of central tendency, variability, and we also discussed about correlation and its computation. तो basically हमने जो अभी तक किया हुआ है उस सब के बारे में बताया हमको कि हमने ये पढ़ रखा है। अभी इस यूनिट में क्या करेंगे, you will be introduced to the concept of probability, novel probability curve and other related aspects। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है यार? हेलो, एम आई ऑडिबल? No. Yes, 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 कोई you डाउट are नहीं ना, audible. आगे बढ़े? Hmm. ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी समझते हैं। चलो, किसी को आइडिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आई थिंक हमने काफी पढ़ा है स्कूल में। व्हाट इज हाँ तो मतलब प्रोबेबिलिटी? चांसेस ऑफ आउटकम, लाइक कोई भी अगर सिचुएशन है तो उसके कोई भी 2 या 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। ओके, या द लाइक चांस, कॉइन या टॉस करें तो चांसेस हो सकते हैं कि हेड आ सकता है या टेल। सो बेसिकली रेफर्स टू चांस या फिर लाइकलीहुड। जैसे उन्होंने बोला कि मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, तो मेरे पास लाइकलीहुड आएगा या कोई एक चांस आएगा किसका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, चांसेस हैं, मेरे को नहीं पता हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, बट आएगा इन दोनों में से कोई।
तो ये हेड के कुछ लाइक्लीहुड है आने की या फिर टेल की कुछ लाइक्लीहुड है आने की। सो बेसिकली अगर हम एकदम सरल भाषा में बोलें कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द चांस और लाइक्लीहुड ऑफ अ इवेंट अकरिंग। ठीक है, कोई भी इवेंट अकर होने की जो चांसेस हैं या लाइक्लीहुड है उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट इट विल प्रोबेबली बी हॉट टुमारो, ठीक है, अब तुम श्योर नहीं हो, तुमने आइडिया लगाया कि अच्छा आज गर्मी थी तो कल भी हो सकती है गर्मी, ठीक है, तो तुम बट श्योर नहीं हो, चांसेस हैं कल भी गर्मी होने के, लाइक्लीहुड है कल भी गर्मी होने का, तो तुम उस प्रोबेबिलिटी को ऐसे बोल रहे हो। और प्रोबेबली द टीचर माइट नॉट कम टुमारो, द सेंटेंस रिवील दैट देयर आर चांसेस ऑफ फॉर द इवेंट्स टू अकर टुमारो बट देयर इज नो सर्टेनिटी। तुम 100% गारंटी से नहीं बोल सकते हो कि अच्छा कल तो गर्मी होगी होगी, या फिर तुम 100% गारंटी से नहीं बोल सकते हो कि अच्छा कल टीचर नहीं आएंगी। दिस मीन्स दैट द इवेंट्स मेंशन्ड इन द अबव एग्जांपल्स आर नॉट सर्टेन टू हैपन। ठीक है, कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो होंगे इवेंट्स। नाउ अ क्वेश्चन दैट माइट बॉदर यू इज व्हाट इज द रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स टू डू विद प्रोबेबिलिटी, है ना, हमको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। The probability of an event to occur due to certain reason helps the researcher to formulate a hypothesis. ये हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा। हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली हाइपोथेसिस अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, हाइपोथेसिस क्या होता है, सपोजिटली एक रिसर्चर बैठा, उसने बोला कि चलो मेरे को दिल्ली का आईक्यू फाइंड करना है। ठीक है, अभी दिल्ली की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, मैं इतनी पॉपुलेशन पे जा जाके सबके टेस्ट तो नहीं करा सकती, है ना, इतने हजारों लाखों लोगों के, कि चलो सबको पकड़ूं मैं, सबका आईक्यू टेस्ट कराऊं, फिर मैं उसका एवरेज फाइंड आउट करूं, वो तो पॉसिबल नहीं है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जितने भी दिल्ली के लोग हैं पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल या रिप्रेजेंटेटिव लोग निकाल लूंगी। सपोजिटली मैंने निकाल लिया 1000 लोग जिनसे मैं आईक्यू टेस्ट कराऊंगी, तो उसको मैं बोल दूंगी अपना सैंपल, जो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैं आईक्यू फाइंड आउट करना चाहती थी। अभी मैं क्या करूंगी, 1000 लोगों का आईक्यू टेस्ट लूंगी। उससे पहले, डेटा कलेक्ट करने से पहले, जो रिसर्चर है वो अपना एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द आउटकम ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्चर क्या बोलता है कि मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता हूँ या मैं एक आउटकम बता देता हूँ कि ये रिसर्च का आउटकम ये होगा, दैट इज वो एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेता है। अच्छा, जो मेरा सैंपल का आईक्यू है वो पॉपुलेशन की आईक्यू से कम या ज्यादा या इस रेंज में होगा। ठीक है, जो बेसिकली वो खुद से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, डेटा कलेक्ट करने से पहले ही, उसका कैलकुलेशन करने से पहले ही एक आइडिया दे देता है कि मेरा सैंपल का आईक्यू इतना होगा या इससे कम या ज्यादा जो भी होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अभी वो बोल रहे हैं कि जब तुम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, वो तुमको कुछ तो बेसिस चाहिए ना। अब रिसर्चर ऐसे थोड़ी अपने मन में आया और कुछ भी बोल दिया कि अच्छा आईक्यू ऑफ सैंपल वुड बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन, ऐसे नहीं होता है। उसको कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा, थ्योरी जाननी पड़ेगी, या कुछ रीजंस या पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे वो फॉर्मुलेट करेगा। तो वहां पे आ जाता है प्रोबेबिलिटी का रोल। तो जो उसको लगेगा कि रीजंस की वजह से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सपोजिटली वो बोल रहा है आईक्यू शुड बी ग्रेटर देन 100, शुड बी ग्रेटर देन 100 नहीं, वो बोल रहा है कि जो हाइपोथेसिस में कि जो सैंपल का आईक्यू होगा वुड बी ग्रेटर देन 100। किस बेसिस पे बोल रहा है, कुछ इवेंट्स होंगे, रीजंस होंगे जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी बनी। प्रोबेबिलिटी कह रही है उसको, डेटा कह रहा है कि प्रोबेबली जो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उसका आईक्यू 100 से ऊपर होगा। ठीक है, विच इज guided and supported by the research or theories, previous past experiences, everything. बट उसमें वो 100% गारंटी से नहीं बोल सकता है कि मेरी सैंपल की आईक्यू 100 से ऊपर होगी ही होगी, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोल सकता है। ठीक है, तो उस चीज में हमको हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी। और भी है, कैसे वो देखते हैं। इट सर्व्स एज अ बेसलाइन फॉर द रिसर्चर, बेसलाइन टू स्टार्ट एज वेल एज कंक्लूड देयर रिसर्च। It is relevant in science and investigation and is also important in finance, gambling, artificial intelligence, mathematics, game theory. Researchers can draw conclusions on the basis of probability. ठीक है, बेसिकली हमको कंक्लूड करने में हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी, या बेसलाइन देता है कि हम अपनी रिसर्च शुरू कर पाए।
जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मैं उसी पे तो अपना यार इतना रिसर्च करूंगी, पैसा लगाऊंगी, ऐसे फालतू में तो नहीं शुरू कर दूंगी कोई भी काम, वो चीज पे है। तो हमको बेस लाइन प्रोवाइड करता है शुरू करने के लिए रिसर्च को, एंड फाइनली कंक्लूड करने के लिए कि अच्छा मेरा पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सच होने की। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यार इसमें? कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो? आगे चले? Yes, दी. Okay, fine. In simple terms, probability refers to the chance, possibility, or likelihood of an event to occur. In statistics, the term probability refers to the expected frequency, the chance of occurrence of an event among all possible similar events. ठीक है, आपने सोचा कि चलो इस चीज के 10 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो 10 में से जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है या जिससे ज्यादा चांस है उसको मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, द टर्म प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट अमंग ऑल पॉसिबल सिमिलर इवेंट्स। ठीक है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस of the event is based on the knowledge or information about the conditions determining the occurrence of the event or phenomena. For example, if you toss a coin in air, there is an equal chance for head or tail to appear. Thus, the probability that the head or tail will appear when a coin is tossed in air is 1/2. मतलब दो events हो सकते हैं मेरे, मैं coin toss किया, दो possible events कौन से हैं? या तो head आएगा या तो tail आएगा, दो ही इवेंट्स पॉसिबल है ना, इसके अलावा तो कुछ और तीसरा तो कुछ नहीं आ सकता। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, मैंने कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड क्या है? एक इवेंट, टोटल इवेंट्स कितने? 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड की 1/2। ठीक है, वैसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल इवेंट्स कितने? 2, इसके खुद के एक इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, 1/2. Similarly, a die, singular die, has 6 sides. 6 sides होती हैं, तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. The probability is denoted in form of ratio, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे अभी, in statistical terms, wherein a probability ratio is denoted as, ठीक है, probability ratio के कैसे उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया है ये देख लेते हैं। Desired outcome or events divide by total number of possible events. Same चीज है। To make it more clear, the probability ratio of any side of the coin to occur after each toss will be 1, either head या tail, divide by total number of sides of the coin, which was 2. तो ये clear है I guess formula। जो event है divide by total events, उसी को हम बोलते हैं probability ratio, sorry probability, and the probability ratio of any side of the dice would be, एक टाइम पे एक ही डाइस साइड आ सकती है, तो इवेंट होने का वो क्या है? एक ही इवेंट हो सकता है एक टाइम पे। आउट ऑफ कितने इवेंट्स? टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6, तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो एक बारी जब मैं डाइस रोल करूंगी तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मेरा 1/6, कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर है यार? आगे बढ़ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लियर है? Yes, दी. A probability ratio always ranges from 0 to 1. ये तो क्लियर है आई थिंक। प्रोबेबिलिटी अगर मैं रेशियो में मान रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 1 डिवाइड, सपोजिटली डाई का लूँ, तो मेरे पास 1/6 है, तो मेरे पास ऐसे कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं? प्लस करती जाऊंगी, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सबका पॉसिबिलिटी क्या होगा? 1/6, 1/6 इक्वल टू 1/6 इंटू 6, तो 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी आइदर 1 हो सकती है तो 0 हो सकता है। 1 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100% सर्टेनिटी है मेरे पास। मैं बोल रही हूँ कि मैं तो 100% श्योर हूँ कि जब मैं डाई रोल करूंगी तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो हो जाएगी मेरी 100% प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी फुल है, एकदम श्योर हो। 0 मतलब कोई भी चांस ही नहीं है उस चीज का होने का। ठीक है, अभी मैं डाई रोल कर रही हूँ तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डाई में होता ही नहीं है 7,
तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि 1 to 6 ही आ जाता है, 7 तो आ ही नहीं सकता है। तो 7, ये 7 जो इवेंट है इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मेरी रेंज क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी की, हमेशा 0 से 1 के बीच में, सॉरी। We can say that possibility of the sun to set in east is 0, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। and the possibility for the sun to set in west is 1, वही होगा क्योंकि 100% possibility, 100% surety हमको। the other possibility degrees of likelihood range between these limits and expressed in form of appropriate ratios, ठीक है, रेशो में डिफाइन करते हैं हम लोग। it is also worth mentioning here that if probability of an event is higher, then there are more chances that event will occur। वही तो बोल रहे हैं हम लोग, probability क्या होता है, चांस, जितना probability ज्यादा उतना चांस होने का ज्यादा उसका। For example, predicting whether it will be hot the next day will have more chance to occur if on the present day the temperature might have been high enough. Similarly, if the teacher has fallen sick, then it is more likely that she will not coming to school next day. तो इन्होंने अपना वो बता दिया बेसिस कि वो एग्जाम्पल्स जो लिए थे, तो उसके बेसिस पे जो इवेंट्स का रीजनिंग है या पीछे जो बैकग्राउंड में चल रहा था उसके बेसिस पे तुम डिफाइन करते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी होने की कोई भी इवेंट। इसमें कोई डाउट है यार इतना? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो कोई डाउट है? कूल, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज मैं इतना ही कवर कर पाऊंगी, नेक्स्ट टाइम से लेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ओके, बाय बाय। Bye, thank you.